Hello guys, this is Zoologist AK and today's topic of discussion is genomic in situ hybridization, and I have already discussed about in situ hybridization, in which I have talked about the basic and introductory part of this in situ hybridization, and then I have discussed about fluorescence in situ hybridization. So first of all, I would like to discuss the difference between fish and GIST, that is genomic in situ hybridization. जो हमारी फिश होती है डेट इज फ्लोरोसेंस इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन, ये डिटेक्ट करती है और लोकेट करती है एक स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को और जीन को एक क्रोमोसोम में, बट ये एक ही पर्सन के जीनोम को स्टडी करती है। बट जिसमें ऐसा नहीं होता, जीनोमिक इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन में हम दो जीनोम को कंपेयर करते हैं, दो पेरेंट्स के जीनोम को कंपेयर करते हैं, या फिर इवोल्यूशनरी स्टडी करते हैं कि या फिर हम एलियन स्पीसीज से जो डिराइव्ड होते हैं जो हमारे सीक्वेंस, उनको हम एनालाइज करते हैं। तो इसमें हम दो जीनोम को स्टडी करते हैं, इसमें सिंगल जीनोम को हम स्टडी करते हैं। ये जो हमारी टेक्निक होती है फिश, ये एक्सपोज करती है क्रोमोसोम को टू ए स्मॉल डीएनए सीक्वेंस, जिसको हम प्रोब बोलते हैं, जिसमें एक फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल अटैच होता है, जिसकी वजह से साइंटिस्ट विजुअलाइज कर पाते हैं डिफरेंट क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ को। तो इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, सबसे पहले हम सेल को कल्चर करते हैं, फिर हार्वेस्ट करते हैं, प्रिपेयर करते हैं माइक्रोस्कोप स्लाइड, फिर उनको डीनेचर करते हैं, और साइड में हम प्रोब एक प्रिपेयर करते हैं, जिसमें हम प्रोब को हम यहाँ पे फ्लोरोसेंट डाई के साथ क्या कर देते हैं, लेबल्ड कर देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, दोनों को हाइब्रिडाइज करवाते हैं और फ्लो साइटोमेट्री के थ्रू या फिर हम फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप के थ्रू उनको विजुअलाइज करते हैं। ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, जिसका लिंक मैं आप डिस्कशन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, हम एप्लीकेशंस की बात करें तो फिश में हम बेसिकली क्रोमोसोमल एब्रेशन और एबनॉर्मलिटी को स्टडी करते हैं, या फिर कैंसर वगैरह जो डुप्लीकेशंस की वजह से हुई है, डिलीशन की वजह से हुई है, या क्रोमोसोम की मैपिंग करने के लिए हम फिश का यूज़ करते हैं। पर अगर मैं जिसकी बात करूँ तो ये एक मेथड है जिसमें होल जीनोम डीएनए जो है वो एज ए प्रोब यूज़ किया जाता है, क्योंकि हम दो जीनोम को कंपेयर करते हैं या फिर उनके हाइब्रिड्स बनाते हैं या फिर इवोल्यूशनरी स्टडी करते हैं दो डिफरेंट स्पीसीज की। तो इसमें हमारे स्टेप्स क्या आते हैं, सबसे पहले हम एक्सट्रैक्शन करते हैं टोटल जीनोमिक डीएनए का, एक स्पीसीज का जो हमारा टारगेट है, जिस स्पीसीज का जीनोम हमारा टारगेट है, उसको हम एज ए प्रोब यूज़ करेंगे यहाँ पे। फिर उसको लेबल करवाते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड के साथ। फिर क्रोमोसोम प्रिपरेशन होती है दो स्पीसीज की जिनको हम स्टडी करना चाहते हैं। फिर जो रिपीटेड सीक्वेंस होते हैं दोनों स्पीसीज में, उनको अनिल किया जाता है क्विकली, देन द यूनिक सीक्वेंस ऑफ द जीनोम। फिर हम उनको हाइब्रिडाइज करवाते हैं और फिर उसको हम स्टडी करते हैं। इसमें जो जिस है, इसमें मेनली हम पॉलीप्लॉइडी, ऑटोपॉलीप्लॉइडी ये सब स्टडी करते हैं, और इसमें हम हाइब्रिड्स को स्टडी करवाते हैं। मेनली प्लांट के जीनोम को स्टडी करने के लिए हम जीनोमिक इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन का यूज़ करते हैं। ये हमें फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करने में भी एक मेजर रोल प्ले करती है जीनोमिक इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन। तो आज मैं डिस्कस कर रही हूँ जिस जीनोमिक इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन। तो नाम से ही क्लियर है, जीनोमिक मतलब दो जीनोम की स्टडी की जाएगी यहाँ पे। तो मेन स्टेप क्या होते हैं जीनोमिक इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन में, सबसे पहले हम क्या करते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोबिंग करते हैं, प्रोब लेबलिंग करते हैं। क्या होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जो हमारा प्रोब लेबलिंग है उसमें क्या होता है, डायरेक्ट में होता है जिसमें हम कोई भी फ्लोरोक्रोम होता है या फ्लोरोफोर होता है, जो भी फ्लोरोसेंट डाई होती है, उसको हम लेबल कर देते हैं अपने प्रोब को। बट इनडायरेक्ट में क्या होता है, इनडायरेक्ट में हम यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स को मार्कर्स मॉलिक्यूल के साथ एसोसिएट करते हैं, जिनको बाद में एंटीबॉडीज़ और एंजाइम्स वगैरह का यूज़ करके डिटेक्ट किया जाता है। बट डायरेक्ट लेबलिंग में हम यूज़ करते हैं किसको, हम फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप के थ्रू उसको विजुअलाइज कर देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन आती है। फ्रेगमेंटेशन का स्टेप आता है जिसमें हम फ्रेगमेंटेशन करते हैं ब्लॉकिंग डीएनए का। क्या होता है, जब हम जीनोमिक इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो हम दो जीनोम यूज़ करते हैं। एक पेरेंट का जो जीनोम होता है वो तो यहाँ पे प्रोब यूज़ किया जाता है एज ए प्रोब, जिसको हम लेबल्ड करते हैं होल जीनोम को, और सेकेंड जो पेरेंट होता है, सेकेंड पेरेंट के जीनोम को एज ए ब्लॉकिंग डीएनए यूज़ करते हैं। ब्लॉकिंग डीएनए का मतलब ये है कि जो हम फर्स्ट पेरेंट का जो जीनोम यूज़ कर रहे हैं उसमें सेल्फ ही मतलब अपने साथ वो कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के साथ डबल स्टैंडर्ड डीएनए ना बनाए, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी होती है डीएनए में कि वो दोबारा से डबल स्टैंडर्ड हो जाएगा। तो उस नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग को रोकने के लिए यहाँ पे हम सेकंड जीनोम यूज़ करते हैं, जो एज ए ब्लॉकिंग डीएनए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे जो सेकंड स्टेप होता है वो फ्रेगमेंटाइजेशन का होता है, जिसमें हम ब्लॉकिंग डीएनए की फ्रेगमेंटाइजेशन करते हैं। फिर हम यहाँ पे स्लाइड प्रिपरेशन करते हैं। जो भी हमने सैंपल लिया है, मान लो हम प्लांट स्पीसीज को हम स्टडी करना चाहते हैं, तो प्लांट्स के सीड वगैरह या फिर लीव्स या जो भी सेल सस्पेंशन होगा, जिससे भी हम डीएनए को एक्सट्रैक्ट करके उसकी स्टडी करना चाहते हैं, उसको हम उस मटेरियल को हम यूज़ करेंगे अपनी स्लाइड प्रिपरेशन के लिए। फिर आता है यहाँ पे जो प्रोब एंड जो ब्लॉकिंग डीएनए है उसको डीनेचर्ड किया जाता है हाइब्रिडाइजेशन मिक्सचर में। यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप के हाइब्रिडाइजेशन मिक्सचर यूज़ करते हैं, मतलब डिफरेंट कंपोनेंट यूज़ करते हैं हाइब्रिडाइजेशन मिक्सचर में। फिर उसके बाद आता है हाइब्रिडाइजेशन मिक्सचर को हम प्रोब के साथ मिला देते हैं, और फिर क्या हो जाता है, ब्लॉकिंग हो जाती है हमारे
जो ब्लॉकिंग एंड ब्लॉकिंग डीएनए को और जो हमारा प्रोब है दोनों को मिक्स करा देते हैं, जिसकी वजह से हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है। फिर डीनेचरेशन होती है किसकी, क्रोमोसोम डीएनए की। आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन हम डीनेचरेशन करते हैं। फिर इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं प्रोब की एंड ब्लॉकिंग डीएनए की इन टारगेट सीक्वेंस ऑफ द क्रोमोसोम। टारगेट सीक्वेंस में, क्रोमोसोम के टारगेट सीक्वेंस में हम दोबारा से हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है यहाँ पे कि जो हमारा फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो हमारा प्रोब होता है उसको डिटेक्ट करते हैं अपने क्रोमोसोमल डीएनए में, जो एक पेरेंट के क्रोमोसोम डीएनए में ही प्रेजेंट होगा, क्योंकि हम एक पेरेंट का डीएनए ही एज ए प्रोब यूज़ कर रहे हैं। और जो इनडायरेक्ट लेबलिंग में है उसी को हम विजुअलाइज कर पाएंगे। एंड जो क्रोमोसोम डीएनए है, जो क्रोमोसोम डीएनए है हमारा, उस जो क्रोमोसोम डीएनए मोलिकुलर सेकंड पेरेंट का वो अनलेबल्ड ब्लॉकिंग डीएनए है, तो वो एसोसिएट होगा अनलेबल्ड ब्लॉकिंग डीएनए के साथ। विजुअलाइजेशन जो है हाइब्रिडाइज्ड सिग्नल्स की जो एसोसिएट हो रहे हैं प्रोब के साथ, मान लो हमने ग्रीन डाई से किए हैं या रेड आई से किए हैं, तो उसको हम विजुअलाइज कर लेते हैं फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप में। जब प्रोब की लेबलिंग डायरेक्ट होती है तो हम जो डिटेक्शन स्टेप है जो जीनोमिक इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू उसको एक्सक्लूड करते हैं, वो इंक्लूड नहीं किया जाता, क्योंकि उसमें कोई ज़रूरत नहीं होती हमें डायरेक्ट हमें फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप के अंडर हमने उसको क्या देख लेना है, अपना विजुअलाइज कर लेना है। बट अगर वहाँ पे इनडायरेक्ट लेबलिंग हुई है तो उसमें एक और स्टेप ऐड हो जाता है, जिसमें हम एंटीबॉडीज़ या फिर एंजाइम्स का यूज़ करते हैं विजुअलाइज करने के लिए अपने प्रोब को। तो जो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ जीनोमिक इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन की, तो इसकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं। ये डिफरेंशिएट करता है जीनोम को एक पेरेंट के जीनोम को दूसरे पेरेंट से, और इसको हम यूज़ करते हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप डिफरेंट क्रॉप्स में। और ये आइडेंटिफाई करता है इंजर्टेड रीजन इन द पेरेंट फ्रॉम द एलियन स्पीसीज, की एलियन स्पीसीज से हमने क्या जो सेगमेंट है या क्या सीक्वेंस हमने इंसर्ट किया है पेरेंट में। प्लांट स्पीसीज की बात करें तो जीनोम की ऑर्गेनाइजेशन या होमोलॉजी को स्टडी करने के लिए भी हम जीनोमिक इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन का यूज़ करते हैं। ये क्रोमोसोम पेयरिंग बिहेवियर को देखने के लिए इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड्स में मियोसिस के टाइम पे ये जिस यूज़ की जाती है, और ये डिस्टिंग्यूश करती है जीनोमिक रिलेशनशिप पॉलीप्लॉइड्स की, कि उनमें क्या जो है डिफरेंस है और क्या सिमिलरिटीज़ हैं। तो जो जिस होती है यहाँ पे बेसिकली हम प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे प्लांट्स का। तो यहाँ पे एक हाइब्रिड का एग्जांपल लेंगे जो बेसिकली वीट में और राई में किया जाता है। हमें पता है वीट ट्राइटिकम एस्टिवम, जिसमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम 6x दैट इज 42 होते हैं, और उसका जीनोमिक होता है AA BB एंड DD जीनोम। एंड राई यूज करेंगे जिसमें 2n = 2x दैट इज 14 होते हैं और RR जीनोम होता है। तो इसमें दो हाइब्रिड्स बनाए जाते हैं, एक्साप्लॉइड या ऑक्टाप्लॉइड। अगर हेक्साप्लॉइड बनाए गए हैं तो उसमें आता है हमारा 2n = 6x दैट इज 42, और हमारा जीनोम होगा AA BB और RR जीनोम। और ऑक्टाप्लॉइड होगा तो 2x = 8x दैट इज 56, और हमारा जीनोमिक सीक्वेंस आएगा वो होगा AA BB DD RR। डिस्कस करते हैं कि कैसे ये हाइब्रिड्स जो हैं राई और वीट में वो प्रिपेयर किए जाते हैं डिफरेंट जीनोम से। तो जैसे कि हमने स्टडी किया कि हम एक जो डीएनए है और एक जीनोम जो है पेरेंट का वो एज ए प्रोब यूज़ करेंगे, और दूसरे पेरेंट का जीनोम है वो एज ए ब्लॉकिंग डीएनए यूज़ करेंगे। तो दोनों ही डीएनए को सबसे पहले हम आइसोलेट करते हैं। तो सबसे पहले जो स्टेप आता है वो आता है डीएनए आइसोलेशन का, जिसमें हम प्रोब के लिए और डीएनए ब्लॉकिंग के लिए हम डीएनए को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो जो आइसोलेशन है, जो आइसोलेशन की जाती है वो प्लांट के लीव से बेसिकली की जाती है। मतलब वाइडली हम लीव्स का ही यूज़ करते हैं, बट सीड से भी कर सकते हैं, रूट से भी कर सकते हैं। अगर हमने सेल सस्पेंशन तैयार किया है तो उससे भी हम यूज़ कर सकते हैं डीएनए एक्सट्रैक्शन के लिए। तो यहाँ पे जो डीएनए आइसोलेशन है उसके लिए हम बफर यूज़ करते हैं। उस बफर में हमारा CTAB होता है 2% और 100 मिलीमोलर ट्रिस, और हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो एज ए बफर एक्ट करता है। EDTA जो हमारा चिलेटिंग एजेंट है वो 2 मिलीमोलर कंसंट्रेशन में होता है, और उनका pH होता है वो होता है 8। और यहाँ पे सोडियम क्लोराइड हम यूज़ करते हैं जो हमारा यहाँ पे बाइंड हो जाता है और हमारे जो बॉन्डिंग है उसको अफेक्ट करता है। तो फिर उसके बाद हमारा सेकेंड स्टेप आता है क्वान्टिफिकेशन। क्वान्टिफिकेशन का मतलब ये है कि हमें हमेशा जो ब्लॉकिंग डीएनए हम यूज़ करते हैं वो हमारा जो सैंपल होता है उससे 10% मतलब 10 ज़्यादा होना चाहिए। मतलब जो हमारा नॉर्मली टारगेट डीएनए सीक्वेंस है या जीनोम है उसका रेशियो 1 होना चाहिए, और जो हमारा प्रोब हम एज ए ब्लॉकिंग डीएनए यूज़ कर रहे हैं वो हमारा 10 होना चाहिए। ये 1 to 1:10 के रेशियो में होने चाहिए दोनों का कॉम्बिनेशन, क्योंकि अगर जितना ज़्यादा ब्लॉकिंग हमारा डीएनए होगा वो प्रिवेंट करेगा नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग हमारे टारगेट जीनोम की। अदरवाइज वो सेल्फ कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के थ्रू वो डबल स्टैंडर्ड हो जाएगा और हमारा जो रिजल्ट है वो रॉन्ग इंटरप्रेट होगा। तो इसलिए हमें बफर हमेशा जो प्रोब है और जो हमारा ब्लॉकिंग डीएनए है वो दोनों ही 1:10
10 के रेशियो में हमें यहाँ पे यूज़ करने हैं। फिर डीएनए क्वांटिफिकेशन की जाती है, जिसमें हम सबसे पहले एनालिसिस करते हैं डीएनए का, जो कि जीनोमिक डीएनए होता है, उसको हम एनालाइज करते हैं इलेक्ट्रोफोर्सिस के थ्रू। और इलेक्ट्रोफोर्सिस के थ्रू जब उसको एनालाइज करेंगे तो 0.8% एगारोस जेल का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। फिर क्वांटिफिकेशन जब होती है यहाँ पे जीनोमिक डीएनए की, तो हमें पता है हम यहाँ पे वीट और राई ले रहे हैं, तो दोनों की क्वांटिफिकेशन होगी। फिर वेरिफिकेशन करेंगे हम डीएनए फ्रेगमेंट्स की, जिसमें हम ऑटोक्लेविंग के थ्रू यहाँ पे वेरिफिकेशन करेंगे। और यहाँ पे जो वेरिफिकेशन की जाती है वो ब्लॉकिंग डीएनए की जाती है। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा राई का डीएनए है उसको एज ए हम प्रोब यूज़ करेंगे, राई को हम एज ए प्रोब यूज़ करेंगे। और जो हमारा ब्लॉकिंग डीएनए है उसको हम वीट के जीनोम से लेंगे। तो हमारा जो ये राई है इसको हम निक ट्रांसलेशन प्रोसेस के थ्रू लेबल्ड करेंगे। और यहाँ पे जो मार्कर यूज़ किया जाएगा एज ए लेबलिंग करने के लिए, मार्कर जो हम यूज़ करेंगे वो यहाँ पे 100 बेस पेयर लॉन्ग डीएनए लैडर होगा। फिर उसके बाद आता है हमारा फ्रेगमेंटेशन, कि हम जो ब्लॉकिंग डीएनए होता है हमारा, उसको फ्रेगमेंटाइज करते हैं। हम, तो क्या होता है, उसको फ्रेगमेंटाइज इसलिए कर रहे हैं और उसकी एम्प्लीफिकेशन इसलिए कर रहे हैं ताकि नॉन स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन ना हो। तो इसको अवॉइड करने के लिए जो हमारा नॉन लेबल्ड जीनोमिक डीएनए है सेकंड पेरेंट का, जो हम यहाँ पे वीट का जीनोम ले रहे हैं, उस जो हमने इस सिटू हाइब्रिडाइजेशन में लेना है उसको हम 1:10 के रेशियो में लेंगे। मतलब अगर हम प्रोब यहाँ पे 50 नैनोग्राम पर माइक्रोलीटर यूज़ कर रहे हैं, तो हम ब्लॉकिंग डीएनए को 500 माइक्रोग्राम पर माइक्रोलीटर यूज़ करेंगे। फिर आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप, डेट इज निक ट्रांसलेशन, जो हम यहाँ पे देख सकते हैं निक ट्रांसलेशन। इसमें क्या होता है, हमारा प्रोब जो लेबल किया गया है वो हमने निक ट्रांसलेशन प्रोसेस के थ्रू लेबल किया है। और यहाँ पे हमने जो लेबल करने के लिए डीएनए यूज़ किया है वो बहुत ही कम क्वांटिटी में यूज़ किया है, क्योंकि हम ब्लॉकिंग डीएनए को ज़्यादा क्वांटिटी में ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमने जो लेबल करने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है निक ट्रांसलेशन प्रोसेस के थ्रू, हम लेबलिंग ही तो करते हैं किसकी, हमारे प्रोब की। तो वहाँ पे लेबलिंग करने के लिए हमें क्या चाहिए, डीएनटीपीज चाहिए, डीएटीपीज, डीसीटीपीज, डीजीटीपी, और बिल्कुल माइनर कंसंट्रेशन में हम यहाँ पे लेते हैं डीटीटीपी और मार्क न्यूक्लियोटाइड डीयूटीपीज, हम एज ए यहाँ पे मार्क न्यूक्लियोटाइड की फॉर्म में लेंगे। एंजाइम लेंगे लाइक डीएनएज, फर्स्ट एंजाइम जो डीएनए को क्लीव करेगा, और आरएनए पॉलीमरेज जो पॉलीमराइजेशन करेगा। फिर यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि हम देख सकते हैं कि टोटल जीनोमिक डीएनए हमने लिया उसको लेबल करने के लिए। फिर हमने यहाँ पे कंपोनेंट लिए रिएक्शंस की, एक चॉप्ड आइस में। फिर प्रिपरेशन की रिएक्शन मिक्सचर की, जिसमें एंजाइमेटिक सॉल्यूशन हमने नहीं लिया, वाटर लिया, जीनोमिक डीएनए लिया, हमने डीयूटीपी लिया जो एज ए मार्कर लिया, अनमार्क्ड डीएनटीपीज लिया यहाँ पे हमने विदाउट डीटीटीपी, या फिर हम उसको टीटीपी को हम बहुत ही माइनर कंसंट्रेशन में लेंगे या नहीं लेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे रिएक्शन मिक्सचर को एक वोर्टेक्स में यहाँ पे डालते हैं। उसके बाद हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं और एंजाइम को यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, क्योंकि हमें क्लीव करना है, निक ट्रांसलेशन करनी है। क्योंकि निक होगा फिर उसके बाद हमारा जो पॉलीमरेज है वो उसको पॉलीमराइज करेगा, तो हमारी निक ट्रांसलेशन प्रोसेस के थ्रू हम क्या कर देंगे, लेबलिंग कर देंगे। तो ये जो निक ट्रांसलेशन प्रोसेस है ये 15 to 16 डिग्री सेल्सियस पे होती है, और डिपेंड करता है टेम्परेचर हमारा उस टाइम पे कितना है। और फिर हम क्या करते हैं, अपने जो डीएनए सेगमेंट होता है उसको फ्रेगमेंट करते हैं और लेबल डीएनए को लेते हैं और एगारोस जेल में हम उसको रन करवाते हैं, ताकि हम फ्रेगमेंट वाइज और उसके मोलिकुलर वेट के अकॉर्डिंग उसको सेपरेट कर सकें। और बाद में हम अपने अकॉर्डिंग उसको जितनी हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम उस मोलिकुलर वेट के अकॉर्डिंग हम उसको यूज़ कर लेंगे। तक हमने जो बात की वो बात की कि कैसे हम प्रोब को प्रिपेयर करेंगे। एक जीनोमिक डीएनए जो कि हम यहाँ पे राई का जो हम डीएनए ले रहे हैं जिसको हम एज ए प्रोब यूज़ कर रहे हैं उसको कैसे प्रिपेयर करेंगे, और वीट का जीनोम जो ले रहे हैं जिसको एज ए हम ब्लॉकिंग डीएनए ले रहे हैं उसको कैसे प्रिपेयर करेंगे। ये तो हमने बस डिस्कस किया कि ये स्टेप हमारे इंक्लूड होते हैं। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब अपनी स्लाइड प्रिपेयर करेंगे तो उस टाइम पे हम वॉशिंग करेंगे एंड जो हमारे सीड्स हैं उनको यूज़ करेंगे। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम प्री ट्रीटमेंट करते हैं और फिक्स करते हैं। अगर रूट टिप हम ले रहे हैं तो उनको प्री ट्रीट करेंगे, यहाँ पे जो हमारी शो की गई हैं पहले हम सीड को जर्मिनेट कर रहे हैं, फिर रूट टिप को उनसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उनकी प्री ट्रीटमेंट कर रहे हैं और फिक्सेशन कर रहे हैं रूट टिप की। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सीड वॉशिंग करते हैं। सीड वॉशिंग जो होती है हमारी वो होती है 4% क्लोरीन ब्लीच में, क्लोरीन ब्लीचिंग एज ए ब्लीचिंग एज एन जो हम यहाँ पे यूज़ करें वो क्लोरीन को यूज़ करें, 4% क्लोरीन हम यहाँ ब्लीच यूज़ करेंगे। फिर रूट को जो हम लेंगे उनकी जो लेंथ है रूट की वो कितनी होनी चाहिए, 1 to 1.5 होनी चाहिए लार्जर। मतलब जो सीड है, मान लो सीड हमारा यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है, तो हम जो रूट लेंगे वो हमारी 2 to 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होनी चाहिए। और फिर उसके बाद हम कोल्ड
हम कोल्ड प्री ट्रीटमेंट करते हैं रूट टिप्स की, ताकि वो प्रिजर्व रहे हमारी। तो यहाँ पे जो शो की गई है वो शो की गई है कि हम उसको बर्फ़ मतलब आइस में रखते हैं, जिसकी वजह से उसकी कोल्ड प्री ट्रीटमेंट होती है, ताकि वो जो हमारा जीनोमिक डीएनए वो ऐसे प्रिजर्व रहे वो वहाँ पे। फिर उसके बाद हम फिक्सेशन करते हैं रूट टिप की। तो फिक्सेशन के लिए हम हमेशा इथेनॉल और एसिटिक एसिड का ही यूज़ करते हैं। दोनों का जो रेशो होता है वो 1:1 रेशो होता है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इथेनॉल को भी हम वॉल्यूम में लेते हैं, एसिटिक एसिड को भी वॉल्यूम में लेते हैं। फिर हम स्लाइड को प्रिपेयर करते हैं। तो क्या लेते हैं हम, यहाँ फुल लेंथ रूट टिप लेंगे, वॉश करेंगे पहले उनको डिस्टल वाटर में। फिर हम रूट मेरिस्टम को मतलब यूज़ करेंगे और उसको डाइजेस्ट करवाएंगे प्रोटीनेज के वगैरह का यूज़ करके। एंजाइमेटिक डाइजेशन इसलिए करवाया जाता है क्योंकि हम उसको रिमूव करना चाहते हैं, हमारे जो सेल है उसे एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं अपने जीनोम को, और ताकि हम उसको यूज़ कर सकें अपनी हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में। फिर उसके बाद हम एंजाइमेटिक सॉल्यूशन को रिमूव कर देते हैं, ये रिमूवल स्टेप शो किया गया है। फिर उसके बाद हम 45% एसिटिक एसिड को ऐड करते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, एसिटिक एसिड को ऐड करने के बाद डिस्ट्रप्शन हो जाता है रूट मेरिस्टम का, और वो जो डिस्ट्रप्शन है वो हम यहाँ पे नीडल की हेल्प से करते हैं। और वो जब हम डिस्ट्रप्शन करते हैं तो हम यहाँ पे स्टीरियोस्कोपिक माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं, ताकि हम डिस्ट्रॉय ना करें अपने जीनोमिक डीएनए को, क्योंकि ये बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होता है, बहुत ही हमने एक डाई से देख नहीं सकते अपने डीएनए को। तो हम यहाँ पे नीडल से जब डिस्ट्रक्शन करते हैं रूट मेरिस्टम का, तो उस टाइम पे हम स्टीरियोस्कोपिक माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद हम कवर स्लिप से उसको कवर कर देते हैं। आफ्टर दैट हम क्या करते हैं कि उस पर थोड़ी सी टैपिंग करते हैं, और उसके बाद हम क्विक हीटिंग करते हैं। क्विक हीटिंग करते हैं हम अपने स्लाइड की। और जब हम हीटिंग करते हैं तो अल्कोहल बंसन बर्नर का यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद हम स्लाइड का जो कवर स्लिप है उसको स्क्वैश करते हैं विद 2 शीट्स ऑफ फिल्टर पेपर, स्क्वैशिंग करते हैं उसकी। फिर उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे स्क्वैशिंग के बाद हम यहाँ पे जो स्लाइड की कवर स्लिप है उसको लिक्विड नाइट्रोजन में हम डीप करते हैं, उसको रिमूव करते हैं और उसको हम लिक्विड नाइट्रोजन में रखते हैं। फिर हम क्विक रिमूवल करते हैं कवर स्लिप का, जो हमारे यहाँ पे शो किया गया है। फिर उसके बाद हमारा क्या आ जाता है, हमारा जो हमारा स्लाइड प्रिपेयर हो जाती है, हमारे डीएनए एक्सट्रैक्ट हो जाता है, और उसको हम फर्दर यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारी स्लाइड रेडी हो जाती है। फिर उसको हम मार्क करते हैं इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन के लिए, और उसी एरिया को मार्क करते हैं जिसमें क्रोमोसोम प्रेजेंट है। और फिर उसको हम बात करवाते हैं, किसमें बाथिंग करवाते हैं, उसकी एब्सोल्यूट इथेनॉल एसिटिक एसिड में। इथेनॉल और एसिटिक एसिड का जो सोल्यूशन है वो यहाँ पे 3:1 के रेशो में होता है, दोनों वॉल्यूम में होते हैं। यहाँ पे इथेनॉल हम यूज़ करते हैं 70% इथेनॉल, या फिर 100% इथेनॉल, एब्सोल्यूट अल्कोहल का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर हम ड्राई करते हैं अपनी स्लाइड को, ड्राई करते हैं। ड्राई करने के बाद हम रूम टेम्परेचर पे उसको रखते हैं, इंक्यूबेशन करवाते हैं उसकी। फिर डाइजेशन करवाते हैं आरएनएज़ के थ्रू। आरएनएज़ के थ्रू हम यहाँ पे उसकी डाइजेशन करवाते हैं, ताकि हम अपने जीनोम को यहाँ पे निकाल सकें, और जो भी उसके साथ अब आरएनए या जो भी हमारे प्रोटीनियस मैटर प्रेजेंट है वो डाइजेस्ट हो सके। फिर इंक्यूबेशन करते हैं 37 डिग्री सेल्सियस पे मॉइस्चर चैम्बर में। फिर वॉशिंग करते हैं। वॉशिंग करने के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, वॉशिंग करते हैं उसकी, और फिर उसके बाद आरएनएज़ को रिमूव कर देते हैं। हम यहाँ पे एसएससी यूज़ करते हैं रिमूव करने के लिए आरएनएज़ को। फिर हम यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ करते हैं, डाइजेशन करते हैं पेप्सिन के थ्रू। जो भी हमारे प्रोटीन वगैरह प्रेजेंट है एज ए कॉन्टामिनेंट प्रेजेंट है हमारे जीनोमिक डीएनए में, उसका डाइजेशन हो सके। फिर उसको 37 डिग्री सेल्सियस पे दोबारा से इंक्यूबेशन करते हैं। फिर उसकी वॉशिंग करते हैं हमारे एसएससी सॉल्यूशन में। फिर उसकी ट्रीटमेंट करते हैं 4% पैराफॉर्मल्डिहाइड में, और फिर उसकी वॉशिंग करवाते हैं दोबारा से एसएससी सॉल्यूशन में, ताकि हमारा जितना भी फिर हम एक पेपर का यूज़ करते हैं ताकि हम रिमूव कर सकें एसएससी सॉल्यूशन को। और फिर हम डिहाइड्रेशन करवाते हैं अपनी स्लाइड का। हम यहाँ पे अल्कोहलिक सीरीज़ यूज़ करते हैं 70% और 50% 30% ऐसे सीरीज़ यूज़ करते हैं। फिर ड्राई करते हैं हम अपनी स्लाइड को रूम टेम्परेचर पे। ये डिफरेंट कंपोनेंट है जो हम हाइब्रिडाइजेशन मिक्सचर में यूज़ करते हैं। 100% फॉर्माल्डिहाइड, और जो हमारा क्वांटिटी 5 माइक्रोलीटर लेंगे, फाइनल कंसंट्रेशन हमारी 50% होनी चाहिए। यहाँ पे डेक्सट्रिन सल्फेट का यूज़ करते हैं, एसएससी डेट इज सलाइन सोडियम सिट्रेट का यूज़ करते हैं, प्रोब यूज़ करते हैं, ब्लॉकिंग डीएनए यूज़ करते हैं, और अल्ट्रा प्योर डिस्टॉल वाटर यूज़ करते हैं। ये हमारा सब होता है हाइब्रिडाइजेशन मिक्सचर में। उसके बाद आता है हमारा स्टेप पोस्ट हाइब्रिडाइजेशन बाथ एंड प्रोब डिटेक्शन। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम वाटर बॉथ में हम क्या करवाते हैं, वॉश करवाते हैं अपनी स्लाइड्स को। फिर डिस्पोज करते हैं हम यहाँ पे एसएससी डेडी सलाइन सोडियम सिट्रेट सॉल्यूशन। फिर नेक्स्ट एसएससी को ऐड करते हैं। फिर हम 4% मतलब जो हमने पहले यूज़ किया था उसके 4 गुना हम यहाँ पे एसएससी यूज़ करते हैं सलाइन सोडियम सिट्रेट, और उसके बाद हम उसको रूम टेम्परेचर पे रखते हैं। फिर हम यहाँ पे बोवाइन सीरम एल्बुमिन बीएसए का यूज़ करते हैं, वो एज ए ब्लॉकिंग यूज़ करवाता है, क्योंकि
जो हमारा बीएससी है वो इनहिबिट करता है हमारी बाइंडिंग, जो प्रोब होता है उसकी, जो हम स्लाइड से या फिर जो इन प्रॉपर जो बाइंडिंग होती है हमारी प्रोब की, उसको इनहिबिट करता है बोवाइन सीरम एल्बुमिन। उसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद हम एंटीबॉडी सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे। एंटीबॉडी सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे जो इनडायरेक्ट लेबलिंग करवाई थी अपने प्रोब की, वो करवाई थी ऐसे मार्कर न्यूक्लियोटाइड्स के साथ, जिसको हम विजुलाइज करने के लिए एंटीबॉडी सॉल्यूशन का यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद हम ऐड करते हैं एंटीबॉडी सॉल्यूशन एंड उसको एक प्लास्टिक कवर स्लिप के साथ कवर कर देते हैं अपनी स्लाइड को। फिर उसके बाद उसको इंक्यूबेट करते हैं और डिटेक्ट करते हैं 37 डिग्री सेल्सियस पे। तो फिर दोबारा हम उसकी वॉशिंग करवाते हैं स्लाइड की, हम एसएससी सॉल्यूशन के साथ और 1% ट्विन सॉल्यूशन के साथ उसकी वॉशिंग करवाते हैं। वॉशिंग करवाने के बाद हम एक्सेस जो हमारी एंटीबॉडीज़ होती हैं वो रिमूव हो जाती हैं, और वह हमारी जो स्लाइड है वो विजुअलाइजेशन के लिए रेडी हो जाती है। और उसको हम यहाँ पे डीपीएक्स वगैरह का यूज़ करेंगे और हम उसको रेडी कर देंगे अपनी विजुअलाइजेशन के लिए। तो यहाँ पे जो हमारे ग्राफ आते हैं या फिर हमारी जो पिक्चर आती हैं इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन की, वो इस तरह की आती हैं, जिसमें हम यहाँ पे देख सकते हैं कि क्रिटिकल सेल्स जो फॉर्म हुई है हमारी, जो राई और वीट की हाइब्रिडाइजेशन से फॉर्म होती है। इसमें हमने राई को एज ए प्रोब यूज़ किया था और उसको हमने लेबल किया था ग्रीन डाई से, और वीट को डीएनए हमने एज ए ब्लॉकिंग डीएनए यूज़ किया था हमने। तो यहाँ पे जो पिक्चर है वो हमें शो कर रही है कि हमारा क्रिटिकल सेल्स यहाँ पे निकल के आती हैं जब हम हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं राई की और वीट की। तो दोनों का हाइब्रिड है वो, ये हमारा एंड प्रोडक्ट है। और हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है क्योंकि इसमें जो हमारा ग्रीन कलर है वो राई को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो हमारा दूसरा कलर है वो हमारे यहाँ पे वीट के जीनोम को रिप्रेजेंट कर रहा है, वीट के क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट कर रहा है।